Hello and good morning students. Today we are going to start with the lesson light. In this lesson we have to study some important phenomenon related to light, how we can see an object, how light travels, how light gets reflected. These are the things which we have to study in this video. So we will starting with the lesson. First of all we have to see what makes thing visible. हम लोग अपने आजू बाजू की जो चीजें हैं उनको कैसे देख पाते हैं उसे थोड़ा हमें समझना है. ठीक है, तो सिंपल है. हमें मालूम है कि रात दिन के समय में हम लोग सभी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं क्योंकि सन की रोशनी होती है, उसका लाइट होता है और उसी लाइट के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं. बट वही अगर रात के समय अगर घर में कोई बल्ब नहीं है, मतलब लाइट सप्लाई नहीं है और सन तो रहता नहीं है तो ऐसे केस में अगर पूरा अंधेरा है किसी रूम के अंदर, मतलब मून का भी लाइट वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस रूम के अंदर कुछ भी देख नहीं पाओगे, है ना. जबकि उसी रूम के अंदर दिन के टाइम आपको दिख रहा था. तो इन दोनों चीज में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या था जिसके कारण आप दिन में देख पा रहे थे और रात में नहीं देख पा रहे हो. तो दोनों में मेन डिफरेंस है लाइट. आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट फॉल होती है, मतलब सन से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आई, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, मतलब समझ लो मेरे बॉडी के ऊपर भी लाइट गिर रही है और मेरे ऊपर फॉल होने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है और वही रिफ्लेक्शन आपके आईज तक पहुंच रही है थ्रू कैमरा, है ना. मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट फॉल होनी चाहिए, उसके ऊपर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके आईज तक पहुंचनी चाहिए, तभी जाके आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे. समझ में आया ना. अभी समझ लो ये मेरे पीछे जो रूम है, उस रूम के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, बट मुझे यहाँ से नहीं दिखाई देंगे. क्यों? वहां पे लाइट नहीं है. क्या लाइट तो है और उसके ऊपर लाइट फॉल भी हो रही है, बस उस लाइट से जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे आईज तक किसी तरह से पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में ये ओपैक ऑब्जेक्ट है, दीवार है, सारी चीजें हैं. समझ में आ रहा है आपको. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होने के बाद अगर वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक पहुंचे तो उसी केस में आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता. समझ में आया. तो वही है व्हाट मेक्स थिंग विजिबल. तो विजिबल किस चीज के कारण होती है? सबसे पहले तो लाइट के कारण. सेकंड चीज, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होने के बाद वहां से रिफ्लेक्शन हमारे आईज तक आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो तभी हम जाके उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है, वो है लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है. लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इस तरह के ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट अवेलेबल है. समझ में आ रहा है. मतलब जो आपको लाइट दे सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पे लैंप होता है, आपके घर का इलेक्ट्रिक बल्ब है, या फिर सन है ना. ये सारे ऑब्जेक्ट इस तरह के ऑब्जेक्ट है जो आपको लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइट दे सकते हैं. तो जो लाइट दे सकते हैं वो सारे के सारे हमारे हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट अपोजिट. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको लाइट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको क्या बोलोगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलोगे, है ना. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? तो हमारे घर की चेयर है, स्टूल है ना, फैन है. ये सारे ऑब्जेक्ट में से कोई लाइट हमें नहीं मिलता है. तो आई होप आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा. लुमिनस ऑब्जेक्ट मींस दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव देयर ओन लाइट, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मींस जिनके पास में खुद का लाइट नहीं होता है. देन हमें समझना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होने के बाद उसके ऊपर से उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है. तो उसके ऊपर अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होने के बाद उसके ऊपर से रिफ्लेक्शन हमारे आईज तक पहुंचना चाहिए. अभी रिफ्लेक्शन हमारे आईज तक पहुंचना चाहिए मतलब वो ऑब्जेक्ट से के ऊपर से लाइट ने रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना सबसे पहले. तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन हम लोग देख पाते हैं, उसको समझना है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घर में आईना होता है जिसमें हम लोग खुद की शक्ल देख पाते हैं, वो होता है प्लेन मिरर. ठीक है, तो ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पे प्लेन मिरर. उसके बाद कोई भी लाइट रे जो प्लेन मिरर के ऊपर फॉल होगा, मतलब प्लेन मिरर की तरफ आएगा, उस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं. मतलब ऐसा कोई लाइट रे जो जा रहा है टुवर्ड्स मिरर, मिरर की तरफ जो लाइट जाए और मिरर के ऊपर फॉल करे, उस लाइट को बोला जाता है इंसिडेंट रे. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये लाइट रे आया, मिरर के ऊपर फॉल हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंसिडेंट रे. मिरर से टकराने के बाद, क्योंकि मिरर एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, मतलब जिससे लाइट इधर से उधर आर पार नहीं जा सकती, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो इसके ऊपर लाइट फॉल होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब
मिरर से जो वापस बाहर की तरफ लाइट आती है उस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला जो रे है मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। इसके अलावा जिस पॉइंट पे जाके लाइट रे हमारे मिरर पे फॉल हुई उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो इस वाले पॉइंट पे आके फॉल हो रही है हमारे मिरर पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमें देखने को मिल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर आप एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाते हो और उसी परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल इन दिस केस। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल ऑन दिस मिरर। ओके, समझ में आया क्या? फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। इंसिडेंट रे मतलब ऐसा रे जो हमारे मिरर के ऊपर फॉल करे, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब ऐसा रे जो मिरर से वापस बाहर की तरफ आए, रिफ्लेक्ट हो। जिस पॉइंट के ऊपर आपको इंसिडेंस रे वो रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पे कोइंसाइड होते दिख रहे हैं, वो पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसी पॉइंट के ऊपर जो एक 90 डिग्री का हम लोग एंगल बनाते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल ऑन द मिरर। ओके, समझ में आया क्या आपको यहाँ तक? अब इसके बाद हमें समझने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन का लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है वो एक सेम प्लेन के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तभी हम लोग ये वाला मतलब उसमें हम लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी के सभी सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको 40 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री का ही होगा, वो हमेशा सेम होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर मैं इंक्रीज करके 60 डिग्री करता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 60 डिग्री का ही होगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ये जो हमारे दो इंपॉर्टेंट लॉज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो हमने क्या समझा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। देन इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल हमेशा सेम होते हैं। आई होप इतना पोर्शन आपको समझ में आ चुका है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस व्हाट एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मींस व्हाट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने दो तरह के सरफेस बनाए हुए हैं। पहला सरफेस है जो कि स्मूथ है, मतलब जो हमारे घर का प्लेन मिरर होता है ना, कुछ उस तरह से एकदम प्लेन स्मूथ, उसके ऊपर कोई रफनेस नहीं है। और दूसरा मेरे पास एक सरफेस है जो उतना प्लेन नहीं है, एक रफ सरफेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब भी रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस के ऊपर से होता है तो उस केस में उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या हो रहा है, एकदम बराबर आपको दिख रहा है ना, जैसे सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, और कितने भी आप लाइट रेज इस तरह से इसके ऊपर भेज दो, इंसिडेंट रे आपको रिफ्लेक्शन रे बराबर एकदम मतलब एक दूसरे के साथ पैरेलल बराबर दिख रहे हैं ना, ये पैरेलल था ये पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी बराबर एक दूसरे के साथ पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब एकदम रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। बट जब आप रफ सरफेस की बात करो तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, वो बराबर सेम ही होगा। बट क्योंकि ये प्लेन सरफेस नहीं है तो इसके अंदर आपको ये रेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, जो रेगुलरिटी हमें स्मूथ सरफेस में देखने को मिल रही थी। एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, वो पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो दोनों लाइट रेज मैंने पैरेलल ही भेजे हैं एक दूसरे के साथ, इंसिडेंट रे, बट रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है क्या? नहीं है, है ना? हो गया ना चेंज। मतलब ये जो एंगल है वो आपको यहाँ पे थोड़े से इसके कंपैरिजन में उतने रेगुलर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ भी हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगा। बट क्योंकि ये सरफेस थोड़ा सा रफ है तो उसके अंदर आपको रेगुलरिटी नहीं मिलेगी, जो रेगुलरिटी हमें स्मूथ सरफेस के अंदर या फिर प्लेन मिरर के अंदर देखने को मिलती है। समझ में आया? देन हमें समझना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर
और उसके रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इमेज बनाएगा उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th में भी आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर यहाँ पे आप समझ लेते हो। तो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि एक मिरर इमेज कैसे बनाता है और उस इमेज को हम लोग किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है हमारा मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर है ये है प्लेन मिरर, है ना, एकदम जो हमारे घर पे होता है आईना, वही आईना है हमारा प्लेन मिरर। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज अभी ये प्लेन मिरर कैसे बनाएगा उसको हमें समझना है। तो यहां से देखो, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई लाइट रे फॉल हुआ और ऑब्जेक्ट के ऊपर से उसका रिफ्लेक्शन निकला, है ना। मैंने बोला था आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होनी चाहिए और वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम उस लाइट को देख पाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज फॉल हुई होंगी, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट था तो लाइट इसके ऊपर फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। और किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें वहां से एटलीस्ट 2 लाइट रेज निकालने हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए भी मुझे 2 लाइट रेज निकालनी होंगी। तो ये मेरे पास निकली हुई 2 लाइट रेज है, जिनको हम इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हमारे मिरर की तरफ जा रही है। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, जो कि रियल है, मतलब एक्चुअल में वहां पे अवेलेबल है। ये इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल हुई, मिरर एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइट को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस दूर आएगी, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक पहुंच जाएंगी, तो आप उसको देख पाओगे, क्योंकि हमने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक पहुंचनी चाहिए, तभी आप उसको देख पाते हो। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट गया, उसकी रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज तक आई, तो मैं उसको देख पाऊंगा। बट कहाँ पे देख पाऊंगा ये समझना है, तो उसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो देखो, यहां से जो 2 रिफ्लेक्टेड रेज निकली है, वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे ये दूर जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी दूर ही जाएंगे, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल होता है। फिर अभी अगर ये 2 लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को कट करना चाहिए, मतलब ये जो रेज है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी तो उसकी इमेज बनेगी। बट ये कट कर रही है क्या? नहीं, मतलब इसकी रियल जो हमारे पास रेज है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो फिर इस केस में हम इमेज कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, ये जो रियल रेज है इसका बैकवर्ड प्रोजेक्शन निकालेंगे मिरर के अंदर। तो इस राइट रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इस वाली राइट रे को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो उसी जगह पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा इमेज होगा। इमेज जो फॉर्म हुआ है ये इमेज रियल रेज से नहीं बना है, तो ये हमने उसके वर्चुअल रेज बनाए थे और उससे ये इमेज फॉर्म हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर ने बनाई, बराबर एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे दिख रही है हमें, जहां पे ऑब्जेक्ट था उतने ही अंदर मिरर के आपको इमेज फॉर्मेशन दिख रही है। तो इस इमेज की हमें अभी लिखनी है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों बोला मैंने? क्योंकि रियल रेज जो थे वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे थे। ये कौन से रेज ने एक दूसरे को कट किया है? वर्चुअल रेज ने एक दूसरे को कट किया है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा वर्चुअल इमेज। दूसरा, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? बिहाइंड द मिरर। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट था और इमेज कहाँ पे बनी है? मिरर के अंदर बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिहाइंड मिरर। इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ये भी आप लोग घर पे अपने चेक करके देख सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप जितने सामने मिरर के रहोगे उतने ही अंदर आपको इमेज दिखेगी। आप अगर मिरर से दूर होते हो तो आपको इमेज जो है वो भी दूर जाते हुए समझ दिखने को मिलेगी। अगर आप मिरर के नजदीक आते हो तो इमेज भी आपको मिरर से नजदीक आते हुए देखने को मिलेगी। मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ इमेज, है ना। इमेज का डिस्टेंस सेम होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। मेन इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, सेम साइज इमेज। ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का होगा उतनी ही हाइट का दिखेगा ना। आप अगर 5 फीट के हाइट के हो तो मिरर के अंदर 2 फीट की हाइट नहीं हो जाएंगे हमारी, मतलब जितनी है उतनी ही हाइट हमें देखने को मिलेगी। तो सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है, इमेज में साइज में कोई चेंजेस नहीं आता।
इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज। अगर आप सीधे खड़े हो तो आप उसके अंदर भी सीधे ही दिखोगे। आपके पैर ऊपर चले गए और मुंह नीचे हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। मतलब इमेज जो फॉर्म होती है वो इरेक्ट इमेज होती है, मतलब सीधी इमेज आपको देखने को मिलती है इस तरह के प्लेन मिरर के अंदर। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लैटरल इन्वर्शन आप बोल सकते हो, या फिर लैटरली इन्वर्टेड इमेज बोल सकते हो। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड हिलाओगे तो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो अपना लेफ्ट हैंड हिलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका राइट हैंड मिरर के अंदर क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंड हो जाता है। मतलब लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, मतलब जो भी राइट वाली चीजें है वो लेफ्ट में दिखेगी, जो लेफ्ट वाली चीजें है वो राइट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने टॉपिक यहाँ पे समझाया है वो सारा टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट पीरियड के अंदर समझ लें। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, जो आपके बुक के अंदर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप घर पे लिखोगे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको सभी करने हैं, क्योंकि एक या दो वर्ड्स में उसके आंसर है तो सिंपली कर सकते हो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं 47 से लेकर 74 के बीच में, जो टिक करके दिए हैं, जो लिख के दिए हैं, उतने ही आपको आपके बुक के अंदर लिखने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिए हैं, और एमसीक्यू भी आप कंप्लीटली जितने दिए हैं उतने पूरे अपने बुक में लिखोगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने यहाँ पे समझाया आपको समझ में आ चुका है। बाकी बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। थैंक यू।